Hello everyone, this is Varun Sharma from Augusta IAS. Welcome to weekly roundup of economic events. इस लेक्चर की स्लाइड्स फ्रीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे. यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब फॉर आवर अदर लेक्चर्स. We will provide you with the widest possible coverage of economic events. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये सब आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं. Plus, we will be discussing a case study on skill development from USA and Singapore. Let us start. पहले दो आर्टिकल का फोकस सेम था, तो इसलिए आई हैव कंबाइंड बोथ दीज आर्टिकल्स. वन इज फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड, वन इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. ये जो आर्टिकल हैं, दीज आर रिगार्डिंग द रीसेंट टैक्स रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स रिफॉर्म्स इनिशिएट करे हैं, जिसमें एक चार्टर को अडॉप्ट करा गया है, बिकॉज ऑफ विच नाउ इंडिया फॉल्स इनटू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जैसे कि यूएस, कनाडा हैं, जिनके पास सिमिलर प्रोविजंस हैं. अब क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव सच चार्टर और व्हाई डू वी नीड टू हैव सच रिफॉर्म्स. द प्रॉब्लम इज, हमारे यहाँ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो अनरीजनेबल टैक्स डिमांड्स इम्पोज कर देते हैं एसएससीज पे. इससे क्या होता है, टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं एंड देयर इज लॉन्ग ड्रॉन आउट लिटिगेशन. फॉर एग्जांपल, यूनियन बजट 2020-21 ने रिसेंटली मेंशन करा था कि अराउंड 8 लाख करोड़ रुपीस जो है इज अंडर डिस्प्यूट. और ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें. डायरेक्ट टैक्सेस मतलब आपके इनकम टैक्स, आपका कॉर्पोरेट टैक्स. तो नाउ थिंक अबाउट इट, हाउ मच मनी इज स्टक अंडर डिस्प्यूट, अंडर लिटिगेशन. और ये पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आ जाए तो इट कैन बी यूज्ड फॉर मिटिगेटिंग और इट कैन बी यूज्ड फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ कोविड. अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने इशू करे हैं रिफॉर्म्स, उसके डिफरेंट प्रोविजंस क्या है. पहला है फेसलेस असेसमेंट एंड अपील. नॉर्मली क्या होता है कि दिल्ली में अगर कोई इंडिविजुअल है, टैक्स पेयर है, तो उसका केस दिल्ली वाले के पास जाएगा और उन दोनों के अंदर बीच में इंटरैक्शन होगा. अब गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स इनिशिएट करे हैं, इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड यानी कि ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन होगा केसेस का. मतलब जरूरी नहीं है कि दिल्ली का जो टैक्स पेयर है उसका केस दिल्ली के ऑफिसर के पास ही जाए. दैट केस कैन गो टू एन ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु, केरला और फॉर दैट मैटर जेएनके. प्लस गवर्नमेंट आप पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि फिजिकल इंटरफेस, जो कि फिजिकल इंटरेक्शन है, जैसे कि मैं टैक्स पेयर हूं और आप अगर टैक्स के इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, तो आपको और मेरा इंटरैक्शन नहीं होगा. क्योंकि पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और गवर्नमेंट बॉडीज की रिसर्च ने ये इंडिकेट करा है कि व्हेन देयर इज फिजिकल इंटरफेस देन देयर इज हैरेसमेंट एंड देन देयर आर चांसेस ऑफ करप्शन. मतलब कि अगर दोनों में आमने सामने बातचीत होती है फेस टू फेस, तो चांसेस रहते हैं करप्शन के, चांसेस रहते हैं हैरेसमेंट के. इस सबको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स लेके आए. साथ ही में गवर्नमेंट ने इशू करा है टैक्स पेयर्स चार्टर. अब चार्टर क्या है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करेगा, हाईलाइट करेगा व्हाट आर द वेरियस राइट्स ऑफ द टैक्स पेयर और उसकी ड्यूटीज क्या है. मतलब कि अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो मुझे क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मेरी क्या क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो इससे क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे पता है मेरा राइट क्या है. अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी है तो गवर्नमेंट कैन से अल्टीमेटली कि चार्टर में पहले लिखा हुआ है कि ये आपकी ड्यूटी है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. तो इससे कंफ्यूजन, डिस्क्रिपेंसी या सब्जेक्टिवनेस का जो एक एलिमेंट आता है एनालिसिस में, वो नहीं आएगा. प्लस चार्टर में नाउ द डिपार्टमेंट, दैट इज द टैक्स डिपार्टमेंट, उनको टैक्स पेयर को प्रिज्यूम करना है कि दैट टैक्स पेयर इज ऑनेस्ट. Plus, they have to provide complete and accurate information. पूरी की पूरी complete accurate information providing. साथ ही में they will be providing us, the taxpayers, a fair and just system.
अब टोटलिटी में अगर देखा जाए तो इससे क्या होगा, जब मुझे मेरे राइट्स पता है, मुझे मेरे ऑब्लिगेशंस पता है, और जो टैक्स डिपार्टमेंट मुझे ऑनेस्ट मान के चल रहा है शुरुआत से ही, तो इससे क्या होगा, जो ट्रस्ट का डेफिसिट है कि मतलब मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट तो हमेशा ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है, या डिपार्टमेंट ये सोचता है कि मैं तो हमेशा जो टैक्स पेयर है वो हमेशा टैक्स बचाना चाहता है, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट है मिनिमाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं, पूरा एनालिसिस के अंदर चलते हैं कि चार्टर के अंदर जब फेसलेस असेसमेंट एंड स्क्रूटनी होगी, इससे क्या होगा, हैरेसमेंट नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली वाला टैक्स पेयर है, केस चला गया तमिलनाडु वाले के पास, इंस्पेक्टर के पास, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेसलेस होगा, मतलब जो ऑफिसर है उसकी एनोनिमिटी मेंटेन करी जाएगी, ऑफिसर मेरे सामने नहीं आएगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा बिटवीन मी एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट बिटवीन टू इंडिविजुअल। इससे क्या होगा, हैरेसमेंट का चांस कम हो जाएगा, हैरेसमेंट का एलिमेंट कम हो जाएगा, करप्शन का एलिमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि केसेस ऐसे जाएगा तमिलनाडु के पास या जम्मू एंड कश्मीर वाले के पास, दिल्ली के टैक्स पेयर का, टू कंप्यूटर, टू ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन, मतलब कि कंप्यूटर एकदम से एक नंबर पॉपअप कर देगा और वो जो नंबर आया, जैसे मेरा पैन नंबर अगर आ गया, वो मेरा पैन नंबर ऑटोमेटिकली किसी भी ऑफिसर के पास रैंडमली दे देगा कंप्यूटर, बजाय कि इंडिविजुअल अलॉट करें कि ये केस किसके पास जाए। प्लस अब जब सिस्टम ऑनलाइन चला गया तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है सिर्फ घर बैठे बैठे मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, ऑनलाइन जवाब दे दूंगा कि जो है अगर मुझको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं कि आपकी डिस्क्रिपेंसी आई है, आपने यहाँ ये ट्रांजेक्शन करी है लेकिन इनकम नहीं दिखाई, तो अगर इस तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी है तो ऑटोमेटिकली मैं ऑनलाइन बैठ के रिप्लाई कर दूंगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी अपलोड कर दूंगा। इससे क्या है, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी, मुझे बार बार अब छुट्टी लेके जॉब छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में यहाँ जो ऑफिस है वो इनकम टैक्स ऑफिस आपका ITO पे है, वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, कंप्लायंस कॉस्ट मेरी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या होगा, इवेजन वगैरह भी कम होगी। अब आगे चलते हैं, जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दिस रिफॉर्म, टैक्स ऑफिशियल्स जो है अभी से रजिस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, वो कह रहे हैं इसमें देयर वोंट बी एनी कंसल्टेशन प्लस देयर आर इनएडिक्वेट रिसोर्सेज विद द डिपार्टमेंट। अब लैक ऑफ कंसल्टेशन से समझते हैं, सी फॉर एग्जांपल दिल्ली का टैक्स पेयर, द केस शुड हैव बीन विद द दिल्ली ऑफिसर, बट द केस विल बी गोइंग टू तमिलनाडु ऑफिसर। तो तमिलनाडु ऑफिसर और दिल्ली का जो ऑफिसर है हो सकता है उसके बीच में कंसल्टेशन ना हो, प्लस मेरे और ऑफिसर के बीच में भी कंसल्टेशन नहीं होगी, तो इससे क्या इंटेलिजेंस गैदर नहीं हो सकती, क्योंकि तमिलनाडु का जो ऑफिसर है उसको क्या पता है मेरे बारे में, या जो JNK का ऑफिसर है उसको मेरे बारे में, ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, दिल्ली के बारे में हो सकता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो। देयर इज सम लैक ऑफ कंसल्टेशन, प्लस रिसोर्सेज, जैसे IT के लिए पूरा का पूरा इंफ्रा जो है ऑनलाइन चला जाएगा, अब कैपेबिलिटीज हो सकता है ना हो डिपार्टमेंट के पास, इंफ्रा वगैरह ना हो, कनेक्टिविटी ना हो, प्लस इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज वगैरह ना हो, अल्टीमेटली रेवेन्यू की भी अपनी इंटेलिजेंस होती है, उसके रिसोर्सेज ना हो, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। अब टैक्स ऑफिशियल्स कहते हैं कि जब टैक्स कलेक्शन कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे अभी हमने देख लिया है कि स्टेट्स को कंपनसेट नहीं कर पा रही है रिगार्डिंग द GST, व्हेन देयर इज रिड्यूस्ड टैक्स कलेक्शन, तो ऊपर से फिर दबाव आता है, ऊपर से प्रेशर आता है कि अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट करके दो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ऑथर कहते हैं कि जो मेन रीजन है रिगार्डिंग टैक्स पेयर हैरेसमेंट वो कुछ और है। टैक्स पेयर की हैरेसमेंट इसलिए होती है कि गवर्नमेंट वो जो है सेट करती है ओवर एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट। सी फॉर एग्जांपल जब बजट आता है तो गवर्नमेंट कहती है कि इतना इतना हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू आना है, इतना हमारा मान लो कि 10 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू आना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बोल रही होगी उस टाइम कि अल्टीमेटली 6 लाख करोड़ ही आएगा, 10 लाख करोड़ नहीं आएगा, या 8 लाख करोड़ ही आएगा, 10 लाख करोड़ नहीं आएगा। तो जो 2 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है, 2 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू कम आएगा, उसके लिए बार बार ऊपर से प्रेशर आता है। और ये सब जब आप IRS वगैरह बनेंगे, अंदर जाएंगे, तो आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि अपनी जुरिस्डिक्शन से, अपने एरिया से टैक्स कलेक्ट करके दो। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप पे प्रेशर आएगा तो आप सामने वाला जो टैक्स पेयर है उसको हैरास करोगे, उसको परेशान करोगे, उसको प्रेशराइज करोगे कि कुछ भी करके पैसा दो। आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले ये न्यूज़ में आया था, अगर कोई मतलब आप हो सकता है कि सारे बिगिनर्स ही हों, ये 1-2 साल पहले की बात है कि
कुछ टैक्स के हाई रैंकिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिसर जो हैं वो सस्पेंड हुए थे। हुआ क्या था कि ऊपर से प्रेशर आया और इन टैक्स ऑफिसर्स ने हैरेस करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने किसी को बोला जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल था कि आप एडवांस टैक्स पे कर दो, हम आपको, जैसे एडवांस है 31 मार्च क्लोजिंग है, तो आप जो है फेब में या मार्च में एडवांस टैक्स पे कर देना अगले साल का भी, मतलब आप टोटल ज़्यादा लमसम अमाउंट पे कर दो, मतलब जैसे आपने 1 लाख देने तो आप 10 लाख दे दो, हम आपको मई में या जून में रिफंड करवा दें, क्योंकि टैक्स रिफंड भी होता है जो एक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो उन जो इंडिविजुअल्स है जिन पे प्रेशर डाला जा रहा था, मतलब सिटीजन्स के ऊपर, उन सिटीजन्स ने जो है केस हाईलाइट कर दिया और ये फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास पहुंच गया और फिर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये इश्यू हो जाते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब पीएम मोदी ने अपने जो एड्रेस है, जब उन्होंने टैक्स रिफॉर्म इनिशिएट करने की बात करी, उन्होंने बोला कि ओनली 15 मिलियन इंडिविजुअल्स पे इनकम टैक्स। तो ये एक बहुत छोटा टैक्स बेस है। टैक्स बेस मतलब कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स बेस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम कितनी है। तो दैट इज द प्रॉब्लम है, दैट इज कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज द टैक्स बेस, वो बहुत लो है, जिससे कि गवर्नमेंट को एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। अब अगर लो टैक्स बेस होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट का डेफिसिट होगा। अब लो टैक्स बेस ऑथर कहते हैं इट इज पार्टली बिकॉज ऑफ द टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी ही ऐसी है जिसकी वजह से टैक्स नेट के बाहर चले गए हैं लोग। कि फॉर एग्जांपल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डबल कर दी एग्जेम्पशन लिमिट। जैसे कि आपने इनकम टैक्स पे करना होता है, तो नॉर्मली स्लैब्स होते हैं कि 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है वो कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, उसके बाद एक लेवल तक 5%, उसके बाद एक लेवल तक 10%, फिर 20%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज योर इनकम गोज अप, योर टैक्स अमाउंट गोज अप। इसको हम जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो लिमिट है, मतलब इसको डबल कर दिया, 5 लाख पे लेगा कि 5 लाख से नीचे जिसकी इनकम है दे वोंट बी पेइंग एनी टैक्सेस। तो इससे क्या होगा, अब इंडिया में सैलरी कितनी है, 20,000, 30,000, 40,000, मेजोरिटी की, किसी की 15,000 भी होगी। ऑटोमेटिकली जो 25,000 कमा रहे हैं, जो 30,000 कमा रहे हैं, जो 40,000 कमा रहे हैं, उनको टैक्स नेट के बाहर चले गए, तो टैक्स बेस बहुत छोटा हो गया। दैट इज व्हाट द ऑथर हाईलाइट्स कि आपने टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट इतनी बढ़ा दी है, आपकी टैक्स पॉलिसी जो है उसमें फॉल्ट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। देन उसके बाद ऑथर ये कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो आपने जो लो इनकम वाले टैक्स पेयर थे उनको टैक्स नेट के बाहर भेज दिया, टैक्स बेस रिड्यूस कर दिया। दूसरी तरफ जो हाई इनकम ग्रुप है उनके ऊपर आपने इनकम टैक्स का जो रेट है वो बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा, जो बंदा हाई इनकम अर्न कर रहा है उसको और ज़्यादा टैक्स देना, तो वो क्या शुरू करेगा, वो इवेजन शुरू कर देगा, वो तरीके सोचने शुरू कर देगा कि किस तरीके से बचना है। सी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं या जो सीए वगैरह हैं, ये लोग अपनी जो है इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर इनकम होगी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो ये लोग उसे अंडर रिपोर्ट करेंगे, दिखाएंगे ही नहीं। ऑटोमेटिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स का इवेजन कर रहे हैं। ये कब होता है, जब गवर्नमेंट अननेसेसरली एक्सेसिव टैक्स इम्पोज करती है इंडिविजुअल्स। अब वे फॉरवर्ड क्या है एज पर द ऑथर, वे फॉरवर्ड इज दैट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड एम एट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मतलब ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आओ, अपने टैक्स बेस को एनहांस करो, बट यू शुड कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब 5%, 7%, 10% एक्सेट्रा। रिमेंबर, हम डिस्कस कर चुके हैं लेफर कर्व को। तो लेफर कर्व क्या कहता है, अगर टैक्स जीरो है, टैक्स रेट जीरो है तो भी कोई इनकम नहीं होगी, अगर टैक्स रेट 100% है या बहुत हाई है तो भी कोई इनकम नहीं होगी। तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। ये हम करंट अफेयर्स के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें हम लेफर कर्व इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये सजेस्ट करते हैं दैट देयर हैज टू बी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करना है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास बहुत डेटा आता है कि ज्वेलरी जो है उसका कितना सेल हुआ, या लोग जो है अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है थ्रेशोल्ड के बाहर वो किसने करी, उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको पैन नंबर वगैरह जो भी इंडिविजुअल ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा उसके साथ मैच कर सकती है। सी फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने जाके ज्वेलरी खरीद ली 50 लाख की और उसने इनकम टैक्स में सिर्फ दिखाया कि मैं 10 लाख अर्न कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट जो है इस डेटा को यूज़ कर सकती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल बिग डेटा एनालिटिक्स,
उससे क्या होगा, आपको पैटर्न्स पकड़ में आ जाएंगे कौन टैक्स इवेडर है और कौन ऑनेस्ट है। तो इससे टैक्स बेस एनहांस हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी 2018 की बजट स्पीच में ये बोला था कि जो सैलरी टैक्स पेयर है वो जो है 3 times इनकम टैक्स पे करता है देन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो आपके डॉक्टर्स हो गए, जो आपके सीए वगैरह हो गए, या जो कंसल्टेंट्स वगैरह हो गए, एक्स कंसल्टेंट वगैरह हो गए, जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देख सकते हैं। ये लोग अंडर रिपोर्ट करते हैं और सैलरीड वाले के पास चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उसका जो है टैक्स डिडक्ट होके ही आता है, उसका एम्प्लॉयर ही टैक्स काट के देता है। ये प्रॉब्लम रहती है, उसको अंडर रिपोर्टिंग का चांस नहीं मिलता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास ये चांस रहता है, तो वो टैक्स इवेड करते हैं। लेकिन अगर बिग डेटा को यूज करा जाए, मोर टेक्नोलॉजी को यूज करा जाए, तो ऑटोमेटिकली ये इवेजन जो है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहते हैं कि देयर हैज टू बी ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल। ट्रेनिंग मतलब अगर बिग डेटा आपने इंट्रोड्यूस भी कर दिया, देयर हैज टू बी समवन हु नोज हाउ टू यूज बिग डेटा। तो कैपेबिलिटीज वगैरह जो है वो एनहांस करनी पड़ेगी हमें अपने टैक्स पर्सनल की, so that they can reduce tax evasion. अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम द हिंदू रिगार्डिंग जीएसटी कलेक्शन। अब ये आर्टिकल जो है थोड़ा इन डेप्थ है, तो इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने जीएसटी के जो कंपनसेशन है वो दे दिया, जो कि ड्यू था स्टेट्स को। अब जीएसटी कंपनसेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये साल पीटी के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहे। अब बैकग्राउंड समझ लेते हैं सेस का। सेस बेसिकली क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स विच विल बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस ओनली। तो फॉर एग्जांपल अगर रोड सेस है, गवर्नमेंट ने आपके टैक्सेबल अमाउंट पे कलेक्ट कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल गया मैकडोनल्ड्स, उसने वहाँ पे 100 रुपीज़ का कंजम्पशन करा, उस 100 रुपीज़ के ऊपर जो टैक्स लगेगा उस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर सेस लगेगा। जैसे 5 रुपये टैक्स लगा जीएसटी, उस 5 रुपीज़ के ऊपर सेस लगेगा, 105 के ऊपर नहीं, 100 के ऊपर नहीं। ठीक है, तो टैक्स ऑन टैक्स, 5 रुपये मैंने जीएसटी देना था, उस 5 रुपये के ऊपर सेस लगेगा। और ये रोड सेस है तो ये सिर्फ रोड डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। तो जीएसटी की अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, कि जब जीएसटी आया तो बहुत सारे जो टैक्सेस, क्योंकि जीएसटी का मेन मोटो क्या था, वन नेशन वन टैक्स। तो अल्टीमेटली वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस देवर सब्स्यूम्ड। सब्स्यूम्ड मतलब बहुत सारे टैक्सेस को बना के एक टैक्स बना दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अपनी टैक्सेशन पावर जो है वो सरेंडर कर दी थी। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स था, वो अब जीएसटी के अंदर चला गया। सिमिलरली जब जीएसटी नहीं था तो उससे पहले, जैसे अगर कंजम्पशन हो रहा है दिल्ली में और महाराष्ट्र वाले यहाँ बेच रहे हैं सामान, या गुजरात वाले जो है यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली गुजरात और महाराष्ट्र जो है टैक्स लगाएंगे और उनका टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लेकिन जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, वेयर गुड्स आर बीइंग सोल्ड, वेयर गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, वहाँ पे टैक्स जीएसटी इम्पोज होगा और वहीं पे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उस टाइम में ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि अल्टीमेटली अगर कंजम्पशन दिल्ली में हो रहा है तो सामान बना गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट जनरेट कर पाएगी क्योंकि कंजम्पशन दिल्ली में होगा, तो उनको लॉस होगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जो हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनको लॉस होगा। तो इसलिए ये सेस लाया गया कि अल्टीमेटली जो भी आपका रेवेन्यू का लॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। सेस फंड बनाया गया उसके लिए। ये कंपनसेशन फॉर्मूला एक बनाया गया। उस कंपनसेशन फॉर्मूला जो है वो उसको नेक्स्ट में देखते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उसके अंदर प्रोविजंस डाले गए थे कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा जिसके थ्रू स्टेट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करा जाएगा कि जो भी उनका लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है उनके टैक्स रेवेन्यू का, वो उनको दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 5 ईयर्स। हम देख लेते हैं द सेस फंड। अब मोडालिटीज मतलब जो प्रोविजंस हैं, जो डिटेल्स हैं वो कंपनसेशन सेस की, इट वॉज स्पेसिफाइड बाय द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। अब इस एक्ट ने एक प्रिजम्पशन रखी थी, एक एग्जाम्पशन रखी थी कि जीएसटी रेवेन्यू जो है हर स्टेट का, इट विल बी ग्रोइंग एट 14% एवरी ईयर। अब ये प्रॉब्लम है, ये आप लोग ऑलरेडी न्यूज़पेपर में पढ़ चुके होंगे। ये बेसिक जो है एक बोलते हैं कि एक स्टिकिंग पॉइंट बन गया है। अल्टीमेटली एग्जाम्पशन जो है वो ये है कि आपका अगर
2015-16 में 2015-16 में इफ योर टैक्स रेवेन्यू वॉज 100 रुपीज, देन नेक्स्ट ईयर आपका जीएसटी के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए 14%, दैट इज 114, अगर आपका 100 रुपीज टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अब ये जो 14% अगर नहीं हुआ, मान लो कि मैं दिल्ली हूँ और मेरा जो है रेवेन्यू 100 था पहले और अब 14% के हिसाब से 114 बनना चाहिए था, लेकिन मेरा रेवेन्यू सिर्फ जनरेट हुआ 10%, दैट इज 110। तो जो 4 रुपीज का गैप रह गया, जो डिस्क्रिपेंसी रह गई, ये गैप कंपनसेशन सेस के थ्रू मुझे दे दिया जाए। दैट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और ये 5 साल तक चलना था। तो कोई भी स्टेट तो 14% से कम टैक्स ग्रोथ रेट को अचीव करेगा, तो जो जैसे 10% किसी ने अचीव करा तो उसको 4% जो है कंपनसेशन मिलेगा, अगर किसी ने 8% करा तो उसे 14 - 8 6% कंपनसेशन मिलेगा। ये सब चलता रहेगा 5 साल तक, दैट इज टिल जून 2022। इसके लिए कंपनसेशन सेस फंड बनाया गया और कुछ आइटम्स जैसे कि पान मसाला, सिगरेट, टोबैको, पैसेंजर मोटर व्हीकल्स वगैरह, इन पे ये कंपनसेशन सेस लगाया गया और इनसे जो भी सेस इकट्ठा होगा उसके थ्रू स्टेट्स का जो भी शॉर्टफॉल था वो पे कर दिया जाए। ये एग्रीमेंट था। अब हुआ क्या कि फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ दिस स्कीम, पहले जो 2 साल थे स्कीम के, तो सेस बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गया, एक्सेसिव सेस कलेक्ट हो गया, ठीक है, दैट इज एक्सेसिव सेस कलेक्ट हो गया, और फंड की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी। मतलब स्टेट्स को जो कंपनसेशन देना था वो कम था, सेस हमारे पास ज्यादा इकट्ठा हो गया। लेकिन इसके बाद 2019-20 में क्या हुआ कि सेस की जो कलेक्शन थी, कंपनसेशन सेस के अंदर जो फंडिंग आनी थी वो बहुत कम कलेक्ट हुई, क्योंकि इकोनॉमी जो है स्लो डाउन में जा रही थी। और फिर उसके बाद टूवर्ड्स लेटर एंड ऑफ द ईयर तो कोविड आ गया था आपका मार्च के अंदर, मार्च में तो बिल्कुल ही कलेक्शन नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था अब स्टेट्स को देने के लिए। 2 कारण है, पहला तो इकोनॉमी में स्लो डाउन था कोविड से पहले, और दूसरा आ गया कोविड। तो अब जो है आपका जीएसटी इंपोज नहीं हो रहा, जब जीएसटी इंपोज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सेस भी इंपोज नहीं होगा, सेस इंपोज नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास सेस नहीं आएगा, स्टेट्स को कंपनसेशन नहीं दे पाए। अब ऑथर बात करते हैं इशू एंड पॉसिबल रेजोल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी करंटली जो है कंसेंसस बन गया है कि जीडीपी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा इससे, और जो की सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है regarding this shortfall is that presumption of tax growth rate of 14%, कि हर साल आपका जो है 14% टैक्स इंक्रीज होगा, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब nobody could have foreseen, ऑथर ये कहते हैं nobody could have foreseen the pandemic, मतलब कोविड आएगा नहीं आएगा ये तो कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि जो 14% टारगेट है वो शुरुआत से ही बहुत एम्बिशियस था, मतलब ये जो 14% ग्रोथ का टारगेट है ये बहुत हाई रखा है गवर्नमेंट, हर साल आपके जो टैक्स रेवेन्यू है वो 14% से इंक्रीज हो रही है, ये बहुत हाई था। प्लस ऑथर ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बाउंड है टू कंपनसेट स्टेट्स, मतलब बाय लॉ सेंटर को स्टेट्स को पैसा देना ही है अप टू 5 इयर्स। अब ये वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हैं कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है। पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाए और कंपनसेशन का जो पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया जाए टू 3 इयर्स, जो कि पहले था जून 2022 तक, उसको रिड्यूस कर दिया जाए जून 2020 तक। लेकिन इसमें स्टेट्स को भी रेक्टिफाई करना होगा, स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, तो स्टेट्स इसमें अग्री नहीं करेंगे। दूसरा है, ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू में से जितना भी शॉर्टफॉल है उसको पे कर सकती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो पैसा पड़ा है, जो भी रेवेन्यू वगैरह से आया है, वो पैसा गवर्नमेंट डाइवर्ट कर सकती है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर शॉर्टफॉल। जो भी स्टेट्स के कंपनसेशन में शॉर्टफॉल आ रहा है उसके लिए सेंटर पैसा दे दे अपने रेवेन्यू में से। बट ऑथर ये कहते हैं कि सेंटर के जो फाइनेंसेस हैं वो ऑलरेडी अभी, क्योंकि जब जीएसटी लग ही नहीं रहा है तो सेंटर के पास ही पैसा नहीं आएगा, जब इनकम टैक्स में सैलरी कट्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सेंटर के पास इनकम टैक्स भी नहीं आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं आएगा, जब प्रॉफिट्स नहीं हो रहे कॉर्पोरेट्स को, तो सेंटर के पास भी पैसा नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लमैटिक है। प्लस एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ गए हैं? बिकॉज देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो आत्मनिर्भर भारत
अब यहाँ है 20 ट्रिलियन का जो पैकेज है उसके लिए भी खर्चा करना है, हेल्थ का जो इंफ्रा है, पीपीई किट है, मास्क है, उसके लिए भी खर्चा करना है। तो खर्चे बढ़ गए हैं, टैक्स कलेक्शन है नहीं, तो सेंटर के पास भी रेवेन्यू नहीं है। तीसरा है सेंटर बोरो कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ सेस फंड, मतलब जो सेस का फंड है उसको गारंटी के तौर पे रख दिया कि जब सेस आएगा तो हम आपको पे कर देंगे, और टेन्योर ऑफ सेस जो कि आपका 5 साल तक लगना था, आप इसको बढ़ा सकते हैं उतने टाइम के लिए कि आपके पास सफिशिएंट फंड इकट्ठे हो जाएं कि आपने जो भी बोरो करा है उसका इंटरेस्ट पे कर पाओ और उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर पाओ। तो ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑथर। तो चौथा सॉल्यूशन है वो ये है, स्टेट जो है कन्विंस करे, सेंटर जो है कन्विंस करे स्टेट्स को कि जो 14% टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ का टारगेट था अनरियलिस्टिक था, रादर दिस टारगेट शुड बी लिंक्ड टू नॉमिनल जीडीपी। मतलब 14% ग्रोथ जो है टैक्स रेवेन्यू की, जैसे मैंने बोला था, मैं सेंटर हूं, मैंने दिल्ली को बोला कि आपका जो है 14% हर साल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा जीएसटी की वजह से, अगर नहीं होगा तो जितना भी गैप होगा वो मैं पूरा कर दूंगा। अब इसकी जगह मैं दिल्ली को ये बोलूंगा कि अब आपको जो भी रेवेन्यू आना है इट शुड बी लिंक्ड टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब नॉमिनल जीडीपी एनहांस होगा तो सेंटर के पास रेवेन्यू आएगा, और अगर कोई गैप हुआ तो सेंटर पूरा कर देगा। और दूसरी तरफ अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू ग्रो नहीं करेगा। तो दैट इज हाउ बाय लिंकिंग टू नॉमिनल जीडीपी ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। और ये सब नेगोशिएशन कहाँ पे होगी, दिस नेगोशिएशन शुड बी डन थ्रू जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन है। वहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसका एक एग्जांपल है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे दे कैन अराइव एट कंसेंसस कि अल्टीमेटली जो है इसको लिंक कर दो आप नॉमिनल जीडीपी से, टैक्स ग्रोथ रेट के टारगेट को, बजाय कि 14% एजम्पशन करके चली जाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। These articles are from Business Standard and Indian Express। की कॉन्टेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ ₹1 ट्रिलियन। गवर्नमेंट का जो एनुअल टारगेट है, क्रेडिट टारगेट, मतलब कितना पैसा यहाँ पे जाना चाहिए, कितना लोन वगैरह सब मिला के जाना चाहिए, वो 15 ट्रिलियन सेट करा है गवर्नमेंट ने यूनियन बजट के अंदर। तो अब इसके अंदर देखते हैं, आगे चलते हैं कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इट इज पार्ट ऑफ द 20 ट्रिलियन इकोनॉमिक पैकेज। जो 20 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड क्राइसिस में, उसका एक सब पार्ट है। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है क्रिएट कर रही है फंड, वो 1 ट्रिलियन का है। इसमें 10,000 करोड़ विल बी स्पेंट इन दिस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर होता है हमारा अप्रैल टू मार्च, ठीक है, और 30,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये स्टैगर्ड वे में खर्चा करेगी गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। अब फंड है क्या वो समझ लेते हैं कि अंडर दिस पर्टिकुलर फंड गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। व्हाट इज इंटरेस्ट सबवेंशन? फॉर एग्जांपल देयर इज अ फार्मर, वो जो है एसबीआई के पास जाते हैं और एसबीआई उन्हें लोन देता है 13% में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, एसबीआई को बोलेगी कि जो 3% है वो आप मुझसे ले लेना, फार्मर से आप सिर्फ 10% इंटरेस्ट चार्ज करना। तो 3% की और एक तरीके की एसेंस में सब्सिडी है टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी भी प्रोवाइड कर रही है। होता क्या है कि जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला तो हुआ है कि बैंक्स हैव टू लेंड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है, बट बैंक्स देते नहीं है क्योंकि वहाँ पे इशू रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ रिस्की बॉर्डर। क्योंकि अगर बरसात नहीं हुई तो फसल डूब जाएगी, तो ये लोग लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो भी ऑटोमेटिकली फसल खराब हो जाएगी, तो भी ये लोग नहीं रीपे कर पाएंगे। तो रिस्क, एग्रीकल्चर जो है वो रिस्की है, प्लस फार्मर्स के पास कोलैटरल नहीं होता है देने के लिए, कुछ गिरवी रखने को नहीं होता है। तो ये रिस्की बॉर्डर होते हैं, तो इसलिए बैंक इनको देता नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें गारंटी भी प्रोवाइड कर रही है इस फंड के अंदर, जो भी आप लेंड करोगे पैसा, और अगर वहाँ से डिफॉल्ट हो गया, वहाँ से रीपेमेंट नहीं आएगी, तो भी हम आपको वो पैसा वापस कर देंगे। और ये सब पैसा कहाँ पे जाना है, किस के लिए लोन देना है? इट इज द लोन हैज टू गिवन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो कि कौन
एंटिटीज कौन इन्वॉल्व होंगी यहाँ पे? कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। और रेफरेंस क्या है, मतलब किस लिए आपने लोन देना है, आपने किसको लोन देना है वो तो क्लियर है, लोन देना है स्टार्टअप्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इसलिए लोन देना है फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटी, दैट इज कोल्ड चेन, पैकेजिंग यूनिट्स, या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं जैसे कि आपका ई नैम वगैरह है, उसके लिए कोई आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए लोन देना रेफरेंस है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट वो तैयार हो जाएगा। दैट इज फॉर एग्जांपल जब हार्वेस्ट हो जाती है तो वी लैक वेयर हाउसेज, वी लैक कोल्ड स्टोरेज, वी लैक यू कैन से रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट। इसकी वजह से बहुत सारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब फसल बर्बाद हो गई। ये पहले एक रिसर्च आया था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट अराउंड 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गेट्स वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब किसान ने अपने जो है एप्पल बना लिए, लेकिन एप्पल के लिए उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं था, ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं था, मतलब कि जो ट्रक वगैरह हैं जिनमें जो है रेफ्रिजरेशन होगा, फ्रिज वगैरह होंगे, वो सब नहीं था। तो उसमें से 100 उसने एप्पल बनाए तो उसमें 33 जो है वो वेस्ट ही हो गए। दिस इज एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब इससे क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आप मिनिमाइज कर पाओगे। प्लस जब इंफ्रा क्रिएट होगा तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। प्लस अब इससे टोटलिटी में अगर देखा जाए, सी फॉर एग्जांपल पहले मैं 100 एप्पल्स बनाता था, फार्मर जो है 100 एप्पल्स बनाता था, उसमें 33 तो वेस्ट हो गए। अब वो 33 वेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ जो है 5 और मे बी 10 वेस्ट होंगे, तो 20 जो है वो सेव हो रहे हैं, वो सेव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फार्मर जहाँ पहले 66 बेच पा रहा था, 67 बेच पा रहा था एप्पल्स, अब वो यहाँ पे जो है आपका 90 एप्पल्स बेच पाएगा, उसकी फार्मर की इनकम एनहेंस हो जाएगी। प्लस जब वेयर हाउसेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो फार्मर जो है अपनी फसल रख सकता है और बार्गेन कर सकता है, देयर वोंट बी एनी डिस्ट्रेस सेल। तो इससे भी फार्मर की इनकम, जो हम बोलते हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब जब रूरल एरिया जो कि मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, वहाँ पे फार्मर्स की इनकम होगी, तो इससे क्या होगा, टोटलिटी में रूरल डिमांड एनहेंस होगी। तो व्हेन देयर इज मनी इन रूरल एरियाज, इट विल लीड टू डिमांड इन रूरल एरियाज। ये लोग क्या डिमांड करेंगे, डिमांड फॉर गुड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विसेज। ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अब ऑथर आगे डिस्कस करते हैं कि इंडिया का जो फार्म आउटपुट है वो तो बहुत इंक्रीज कर गया। नाउ वी आर नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, बट उसको हैंडल करने के लिए जो इंफ्रा है, दैट इज कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, वो एक्सपैंड नहीं करा है सिमिलरली। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे वेस्टेज होते हैं। ये मैं आपको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं, ये आप डेटा यूज कर सकते हो मेंस के लिए इफ यू वांट टू यूज इट। स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब फसल की हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद जो लॉसेज होते हैं, दे आर अराउंड 92,600 करोड़ रुपीज। ठीक है, राउंड अप करके लिख देना, वहां पर जरूरी नहीं है 92651 करके लिखने की। 92,000 भी लिख दोगे, 92,500 600 वो चलता है, इतना राउंड अबाउट अलाउंस चल जाती है। तो वेरियस स्टडीज जो इंडिकेट करती है अराउंड 92,600 करोड़ रुपीस की वेस्टेज हो जाती है। अब स्कीम तो आ गई है, स्कीम इससे पहले ही बहुत सारी आई थी, सिमिलर स्कीम्स भी आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, दे आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मतलब वो वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर एप्रीहेंसिव। वो ये कहते हैं कि अल्टीमेटली यू आर प्रोवाइडिंग अस सबवेंशन ऑफ 3%, मतलब कि 13% 14% बैंक जो है मुझे इंटरेस्ट मुझ पे चार्ज करता है, आप उसमें से 3% मुझे जो है माफ़ करवा दोगे, सबमिट वो आप पे कर दोगे, गवर्नमेंट पे कर देगी, लेकिन ऑटोमेटिकली फिर भी मुझे डबल डिजिट में इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत हाई है। अब ऑथर ये कहते हैं फोकस जो है पॉलिसी मेकर का आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फर्स्ट 40 years और 4 decades वाज ऑन फार्म प्रोडक्शन, मतलब कुछ करके प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसके बाद जो 2 डेकेड हैं, उसके बाद अगले 20 साल में द फोकस वाज ऑन एग्रो प्रोसेसिंग, मतलब जो आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वगैरह के।
नाउ जो ऑथर हैं वो वे फॉरवर्ड में सजेस्ट करते हैं कि नाउ द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इट शुड बी इन क्रॉप प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन। क्रॉप प्लानिंग मतलब कि जो भी मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो भी मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड के डायनामिक्स हैं, उस हिसाब से क्रॉप की प्लानिंग होनी चाहिए। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि किसान ने शुगर केन जो है अपना कर दिया, ग्रो कर लिया, लेकिन अगर उसे सोइंग से पहले ही ये पता हो कि इस साल बम्पर प्रोडक्शन आ रहा है और ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस कोलैप्स करने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो डाइवर्ट कर ले, डाइवर्सिफाई कर ले, कुछ और ग्रो कर ले। सिमिलरली अगर फार्मर को सोइंग से पहले ही पता चल जाए कि इस साल किसी वजह से आपके जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल और पाम ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, या फिर इंडिया में डेफिसिट क्रिएट हो गया है पाम ऑयल का, एडिबल ऑयल का, अगर ये पहले ही फार्मर को पता लग जाए सोइंग सीजन से, ऑटोमेटिकली फार्मर जो है अलाइन कर लेगा अपने प्रोडक्शन डिसीजंस को विद मार्केट डिमांड। वो जो है फटाफट शिफ्ट कर जाएगा पैडी और वीट से पाम ऑयल और एडिबल ऑयल की तरफ। तो सच काइंड ऑफ क्रॉप प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन हैज टू बी देयर, which has to be aligned with the market demand. That is the suggestion by this article. अब आगे चलते हैं। Address the skills mismatch. This article is from Financial Express. According to a data, 41% of individuals of age 15 to 29 they were out of work in May. मतलब वो unemployed थे। 41% लोग age group of 15 to 29 they were unemployed in May. Similarly, 27 million people between 20 to 30 years of age, मतलब 20 से 30 साल के बीच के 27 million individuals they lost their job in April. So that is the kind of context of this particular article. ऑथर ये कहते हैं कि इवन बिफोर द पैंडमिक, मतलब जब कोविड स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले ही इंडिया की ग्रोथ जो है वो स्लगिश थी, इंडिया में स्लो डाउन था, और यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिकॉर्ड हाई पे था। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, कि फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है रोजगार बाजार पोर्टल, नीति आयोग लेके आई है उन्नति पोर्टल। तो इससे क्या होगा, जिनकी भी जॉब गई है लॉकडाउन की वजह से, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कि फॉर एग्जांपल ये पोर्टल क्या है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट करेगा, जैसे Naukri.com वगैरह होती, तो वो आके अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर देगा। सिमिलरली जिनकी जॉब गई है वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपने एजुकेशनल अटेनमेंट्स वगैरह को यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी मैचिंग, उससे क्या है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये कहते हैं ये इनिशिएटिव जो है अपने आप में ठीक है, दिस इज अ वेलकम स्टेप। बट ये कहते हैं इसके साथ दैट दीज स्टेप्स इनको कॉम्प्लीमेंट करना है विद एड्रेसिंग ऑफ स्किल मिसमैचेस। दैट इज इंडिया में जो है स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, इस टाइम को हमें यूज करना चाहिए। आपने उन्नति पोर्टल बना दी, आपने रोजगार बाजार पोर्टल बना दी, वो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो स्किल का मिसमैच है इस समय लेबर मार्केट में उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल ये डेटा आप चाहो तो यूज कर सकते हो मेंस के लिए, दैट लेस देन 5% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड। रिमेंबर, फॉर्मली स्किल्ड, स्किल्ड की बात नहीं हो रही है, फॉर्मली स्किल्ड की बात हो रही है। यहाँ पे 5% से भी कम वर्कफोर्स जो है फॉर्मली स्किल्ड है, ये गवर्नमेंट के ही एस्टिमेट। और ऑथर ये कहते हैं स्किलिंग एंड एजुकेशन इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स। ये तो सभी को पता है कि जब तक स्किल्ड नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी इंडिविजुअल के अंदर, फिर नहीं वो ढाबे पे या किसी और छोटी मोटी स्मॉल टाइम जॉब में ही पड़े रहेंगे। इससे क्या है, हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब केस स्टडी देखते हैं सिंगापुर से। वर्कफोर्स सिंगापुर एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी आपको मेंस के अंदर। स्टैट्यूटरी बोर्ड है अंडर गवर्नमेंट, ये प्रोवाइड कर रहा है कैरियर मैचिंग सर्विसेज, जैसे कि हमारे उन्नति पोर्टल है, ये बाजार रोजगार, तो ये तो फर्स्ट स्टेप ये हम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में वर्क फोर्स सिंगापुर WFG अपनी जो जॉब मैचिंग एफर्ट्स हैं, मतलब कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां दोनों इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो तो कर ही रहा है। साथ ही में दे आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर करियर डेवलपमेंट ऑफ जॉब सीकर एट नो कॉस्ट, मतलब फ्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक इंडिविजुअल था, वो होटल इंडस्ट्री में था, ठीक है।
हाँ, वो मैनेजर था या जो भी था XYZ, वो होटल इंडस्ट्री के थे। अब क्या कोविड के लिए होटल जो है वो कम हो गया, या वो ट्रैवल इंडस्ट्री में थे, या ट्रैवल इंडस्ट्री भी ठप पड़ गई। अब इसके अंदर क्या है, आप उसे प्रोवाइड कर दोगे इंग्लिश स्पीकिंग, या आप उसे प्रोवाइड कर दोगे डेटा लिटरेसी वगैरह, या कंप्यूटर का कोई कोर्स वगैरह करा दोगे। ऑटोमेटिकली वो क्या है, आपका जो इंडस्ट्री जिनमें बूम आ सकता है कोविड के कारण, जैसे कि आपके कॉल सेंटर वगैरह हो गए, या ऑनलाइन अब डिजिटलाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो एसोसिएटेड जॉब्स वगैरह होंगी, उसके लिए आप स्किल उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली जो स्किल का मिसमैच है वो एड्रेस हो जाएगा, और जो आपका इंडिविजुअल है इसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, उसको एक स्किल्ड इंडिविजुअल मिल जाएगा। सिमिलरली यूएसए के अंदर भी यही हुआ है। यूएसए के अंदर इन्फोसिस इन पार्टनरशिप विद पाईमेट्रिक्स, पाईमेट्रिक्स एक वहाँ की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए परेशान मत होना, इन्फोसिस सिर्फ लिख देना पेपर में, काम चल जाएगा। इन्फोसिस ने प्रोग्राम लॉन्च करा है रीस्किल एंड रीस्टार्ट, रिमेंबर दिस इज इन यूएसए नॉट इन इंडिया। रीस्किल एंड रीस्टार्ट सॉल्यूशन, ये रीस्किल करेंगे अमेरिकन वर्कफोर्स, जिससे कि फुलफिल हो सके एम्प्लॉयमेंट नीड्स। मतलब जो भी एमर्जिंग ऑक्यूपेशंस हैं, जो भी एमर्जिंग एरियाज हैं जहाँ पे स्किल्स नहीं है, उन स्किल्स को प्रोवाइड करेंगे ये, जिससे कि इंडिविजुअल के लिए भी विन विन, और एम्प्लॉयर के लिए भी विन विन, और टोटल इकोनॉमी के लिए भी विन विन सॉल्यूशन। दैट इज व्हाट यू कैन यूज इन योर मेंस। जैसे हम लिखते हैं ना वे फॉरवर्ड वगैरह में, तो वहाँ पे ये केस स्टडी वगैरह यूज करने से हाफ मार्क का 1 मार्क का एज मिल जाता है, वो आप चाहो तो यूज कर सकते हो। अब ऑथर कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आ चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। अब ये कहते हैं कि इंडस्ट्री 4 जो है उसने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया है, और ये पैंडमिक की वजह से और ज़्यादा फास्ट हो गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन। कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेंटर वगैरह में जाके कहीं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ। सो रिमोट वर्किंग, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो MNC वगैरह में जॉब करते हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो रिमोट वर्किंग जो है वो एक नया नॉर्म बन गया, एक नया नॉर्मल बन गया है। अब लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं आ सकते, लेकिन काम तो करना है, इकोनॉमी को भी रन करना है, सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। तो इससे क्या हुआ है, देयर हैज़ बीन फोर्स एडॉप्शन ऑफ डिजिटलाइजेशन। मतलब जो MSME थे या जो स्मॉल टाइम बिजनेस है, वो भी अब ऑनलाइन चले गए हैं, ऑनलाइन अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि बिग बाजार वगैरह है, वो अब जो है अपार्टमेंट के बाहर ही आके जो है सामान दे जाते हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो, वो घर आके सामान दे जाएंगे आप। ये डिजिटलाइजेशन वगैरह एनहांस हो गया है, इंक्रीज ऑटोमेशन होते जा रहा है, सॉफ्टवेयर का यूज़, कंप्यूटराइजेशन वगैरह, ये सब एनहांस हो। इसमें दसियों साल लग जाते हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये बहुत फास्ट एडॉप्शन हुआ है। अब जब डिजिटलाइजेशन हो गया, इतना सारा चेंज हो गया, इतनी सारी ऑटोमेशन हो गई, तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ग्लोबली स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे इंडिविजुअल मिल जाएं जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट हो। ऑन द अदर हैंड वी हैव इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल जिनके जॉब चली गई है, जो कि डिस्प्लेस्ड वर्कर्स हैं, लेकिन उनके पास जो स्किल्स हैं वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, ठीक है, ट्रैवल एजेंट वगैरह जो थे या जो ट्रैवलिंग के इंडस्ट्री में थे, वो लोग अब डिस्प्लेस हो गए। उनके पास लिमिटेड स्किल्स हैं, उनको अपनी इंडस्ट्री का स्किल आता है यहाँ पे, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो दूसरे टाइप्स का स्किल मार रहे हैं, स्किल मांग रहे हैं। ऑटोमेटिकली एक मिसमैच क्रिएट हो गया। यहाँ मिसमैच में हम क्या डाल सकते हैं, वो WSG का एग्जाम्पल, अमेरिका वगैरह का एग्जाम्पल। दैट इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, स्किल मिसमैच को एड्रेस करना पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है, वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर स्किलिंग इकोसिस्टम। हमें वर्कर्स को एनेबल करना पड़ेगा so that they can regain their income, जो भी इनकम के लॉस हुए, प्लस दे कैन मीट देयर करियर एस्पिरेशन। साथ ही में जब ये वर्कर स्किल्ड होगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर्स को रिक्विजिट टैलेंट, जो भी उनको टैलेंटेड इंडिविजुअल, जो भी उनको स्किल्ड इंडिविजुअल चाहिए थे, वो मिल जाएंगे। तो दैट इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, कि हमें अपने स्किल के इकोसिस्टम जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। और इसमें हम एग्जांपल यूज कर सकते हैं वो सिंगापुर का, USA। इस लेक्चर की स्लाइड्स फ्रीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब फॉर आवर अदर लेक्चर।